भारत में एक ऐसी चीज है जो हिमालय से भी पुरानी है। एक ऐसी मौजूदगी जो तब से खड़ी है जब दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग था, जब भारत शायद एक द्वीप की तरह एशिया की तरफ बढ़ रहा था। सही बात है। ये शांत है, हिमालय की तरह आसमान को नहीं छूती, पर भारत के इतिहास, भूगोल और शायद भविष्य को भी अपने कंधों पर थामे हुए है। बिल्कुल। आज हम इसी की गहराई में उतर रहे हैं, अरावली पर्वतमाला, जिसे शायद हम भारत की सबसे पुरानी सांस कह सकते हैं। एग्जैक्टली। और आज हम सिर्फ इसके फैक्ट्स नहीं जानेंगे। हाँ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक चेन क्यों नहीं है, हाँ। बल्कि ये एक नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड, एक हिस्टोरिकल प्रोटेक्टर, हाँ। और एक क्रिटिकल क्लाइमेट कंट्रोलर कैसे है। अच्छा। हम इसके बनने की कहानी से लेकर आज इस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उस पूरे सफर को देखेंगे। ओके, तो चलिए इसे खोलते हैं। अरावली आखिर है क्या और कितनी पुरानी है? हम सबने स्कूल में हिमालय के बारे में पढ़ा है कि वो दुनिया के सबसे यंग पहाड़ है। जी, और सबसे ऊंचे भी। हाँ, सबसे ऊंचे। पर मैं हमेशा सोचती थी कि स्केल के दूसरे एंड पर क्या है, भारत में सबसे पुराना क्या है, और जवाब हमेशा अरावली होता था। पर ये कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही दिशा में है, पर शायद स्केल उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी अनुमानित आयु लगभग 300 करोड़ वर्ष है। 300 करोड़? जी। अब ये नंबर सुनने में बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगता है, तो इसे जरा कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। हाँ, बताइए। पृथ्वी खुद लगभग 450 करोड़ साल पुरानी है। ओके। मतलब जब धरती पर जीवन के नाम पर शायद सिर्फ वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, तब ये पहाड़ खड़े हो रहे थे। 300 करोड़ साल। एक मिनट, इसे ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। मतलब डायनासोर आए और चले गए। हाँ। महाद्वीप अलग हुए, हिमालय बना, और ये सब कुछ देखते हुए अरावली वहीं की वहीं खड़ी रही। बिल्कुल। ये तो सिर्फ पहाड़ नहीं, ये तो अर्थ की पूरी हिस्ट्री की एक साइलेंट विटनेस है। एग्जैक्टली। ये शब्द परफेक्ट है, इस साइलेंट विटनेस। जब हिमालय समुद्र के नीचे था, तब अरावली एक मैच्योर, एक विशाल पर्वत था। शायद तब हिमालय से भी ऊंचा रहा हो। अरे वाह! वक्त के साथ करोड़ों सालों की हवा और पानी की मार ने इसे घिस दिया, इरोड कर दिया, लेकिन आज भी ये खड़ा है। ये अपने आप में एक मिरेकल है। वाओ! तो ये साइलेंट विटनेस, ये फैला कहां तक है? इसका फिजिकल प्रेजेंस कितना बड़ा है? ये लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका सफर गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है। अच्छा। फिर ये राजस्थान के एक बहुत बड़े हिस्से को चीरती हुई आगे बढ़ती है, हरियाणा से गुजरती है, और आखिर में दिल्ली में आके खत्म होती है। दिल्ली में कहाँ? जिसे हम सब दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। वो जो राष्ट्रपति भवन एक छोटी पहाड़ी पर बना ना। हाँ। वो अरावली का ही आखिरी सिरा है। 800 किलोमीटर। मतलब अगर मैं दिल्ली से ड्राइव शुरू करूं तो लगभग अहमदाबाद पहुंच जाऊंगी, और पूरे रास्ते अरावली मेरे साथ चलेगी। That's insane। जी। पर जैसा हमने शुरू में कहा, ये हिमालय जितनी ऊंची क्यों नहीं है? अगर ये इतनी पुरानी है तो करोड़ों सालों में इसे तो और भी ऊंचा हो जाना चाहिए था, राइट? ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। देखिए, पहाड़ बनते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से, लेकिन बनने के बाद दो फोर्सेस उन पर काम करती हैं। एक जो उन्हें ऊपर उठाती है, और दूसरी जो उन्हें घिसती है, जिसे हम अपरदन या इरोजन कहते हैं। ठीक है। हिमालय के केस में इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है, इसलिए वो अब भी ऊंचा हो रहा है। ओके। लेकिन अरावली की टेक्टोनिक एक्टिविटी तो अरबों साल पहले ही शांत हो चुकी है। अब इस पर सिर्फ इरोजन का फोर्स काम कर रहा है। मतलब करोड़ों सालों से सिर्फ हवा, बारिश और नदियां इसे काट रही हैं, तराश रही हैं। बिल्कुल। इसी वजह से आज इसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 300 से 900 मीटर के बीच है। अच्छा। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर है, जो करीब 1722 मीटर ऊंची है। ये तो हिमालय के 8000 मीटर की चोटियों के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। लेकिन अरावली का महत्व इसकी ऊंचाई में नहीं है, इसका महत्व है इसकी बनावट और इसकी स्थिरता में। तो करोड़ों साल के अपरदन के बाद भी ये खड़ी है, मतलब इसकी फाउंडेशन, इसकी चट्टानें बहुत मजबूत होंगी। बहुत ज्यादा। ये जरूर हिमालय की तरह कच्ची सेडिमेंट्री चट्टानों से तो नहीं बनी होगी। यू हिट द नेल ऑन द हेड। इसकी चट्टानें पृथ्वी की भट्टी में पकी हैं। ये ज्यादातर आग्नेय, इग्नियस है। मतलब ज्वालामुखी से। हाँ, यानी सीधे ज्वालामुखी के पिघले हुए लावा से बनी, जैसे ग्रेनाइट, और कायांतरित, मेटामॉर्फिक हैं। वो क्या होता है? मतलब वो चट्टानें जो अरबों साल तक जमीन के नीचे दबी रही, और जबरदस्त गर्मी और प्रेशर से उनका रूप ही बदल गया,
जैसे संगमरमर। अच्छा। ये कोई सेडिमेंट्री रॉक की तरह परत दर परत नहीं बनी, ये तो पृथ्वी के कोर से निकली ताकत का नतीजा है। इसी वजह से ये इतनी मजबूत और स्थिर हैं कि 300 करोड़ साल का मौसम भी इन्हें पूरी तरह मिटा नहीं पाया। यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। हम हमेशा सुनते हैं कि अरावली थार रेगिस्तान को रोकती है, पर ये तो हिमालय की तरह कोई अभेद्य दीवार नहीं है। इसकी ऊंचाई भी कम है, बीच बीच में गैप्स भी हैं। तो ये असल में काम कैसे करती है? क्या ये हवा का रास्ता ही बदल देती है या बस एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है? ये एक बेहतरीन सवाल है। अरावली का सबसे बड़ा योगदान शायद भारत के क्लाइमेट को बैलेंस करने में ही है। अच्छा। और ये एक स्पीड ब्रेकर से कहीं ज्यादा है। ये एक क्लेवर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम करती हैं। वो कैसे? जब साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं अरब सागर से नमी लेकर आती हैं, तो अरावली उनके रास्ते में एक बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। लेकिन ये उन्हें पूरी तरह रोक तो नहीं पाती होगी? नहीं, पूरी तरह नहीं, लेकिन ये उन हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करती है। अच्छा। और जैसे ही नमी वाली हवा ऊपर उठती है, वो ठंडी होती है और अपनी नमी बारिश के रूप में छोड़ देती है। ओके। ये सारा प्रोसेस अरावली के पूर्व की तरफ होता है। इसी वजह से जयपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, इन जैसे शहरों में और वहां के इलाकों में खेतीबाड़ी मुमकिन हो पाती है। मतलब अरावली ने राजस्थान को 2 अलग-अलग क्लाइमेट जोन्स में बांट दिया है। बिल्कुल। और पश्चिम की तरफ जहां थार है? पश्चिम की तरफ ये हवाएं या तो अपनी नमी खो चुकी होती हैं या अरावली के समानांतर निकल जाती हैं। इसलिए वो इलाका सूखा रह जाता है और वहां थार मरुस्थल बना है। समझ गए। लेकिन इसका सबसे क्रिटिकल रोल ये है कि ये थार को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। दिल्ली और हरियाणा की तरफ? जी। अगर अरावली ना होती तो ये रेगिस्तानी हवाएं और रेत दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों तक पहुंच जाती। बाप रे। इसे भारत की ग्रेट ग्रीन वॉल कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसके बिना नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा हिस्सा बंजर हो सकता था। कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, ये एक लाइफ गिविंग सिस्टम है। हाँ, ये तो आज की बात हुई। मैं सोच रही थी कि ये जो इसका प्रोटेक्टर वाला रोल है, ये हमें सिर्फ रेगिस्तान और पोल्यूशन से ही तो नहीं बचाता होगा। इतिहास में जब ये चुनौतियां नहीं थीं, तब इसका क्या महत्व रहा होगा? क्या उस वक्त के राजा महाराजा भी इसे एक प्रोटेक्टर की तरह देखते थे? एब्सोल्युटली। ऐतिहासिक रूप से अरावली एक प्राकृतिक किला थी, एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा। आप देखिए, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, इन महान राजपूत राज्यों के ज्यादातर फेमस किले और दुर्ग कहाँ बने हैं? हाँ, सही बात है। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर का किला, नाहरगढ़, ये सब अरावली की पहाड़ियों पर बने हैं। इसकी उबड़-खाबड़ और दुर्गम घाटियों ने हमलावर सेनाओं को आसानी से आगे बढ़ने से रोका। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। कुंभलगढ़ का किला तो उसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जो खुद पहाड़ी पर बनी है। बिना अरावली के उस तरह का डिफेंस बनाना नामुमकिन होता। ये तो लैंडस्केप को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना हुआ। एग्जैक्टली। इट वाज स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी एट इट्स बेस्ट। इससे राजपूत राजाओं को अपनी सेना को तैयार करने और जवाबी रणनीति बनाने का कीमती वक्त मिल जाता था। हाँ। कई लड़ाइयां तो अरावली की घाटियों में ही लड़ी गईं, जहां मतलब स्थानीय सेनाओं को ज्योग्राफी का फायदा मिलता था। सही। तो ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं थी, ये युद्ध की एक रणनीति थी, एक साइलेंट गार्डियन। तो ये हमें रेगिस्तान से बचाती है, इतिहास में दुश्मनों से बचाया, और आज के जमाने में मतलब दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन की इतनी बात होती है, क्या उसमें भी अरावली की कोई भूमिका है? एक बहुत ही क्रिटिकल भूमिका है। अरावली को दिल्ली के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। अच्छा। इसका जो हिस्सा है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, ये घना जंगल और ग्रीन बेल्ट है। ये एक नेचुरल एयर फिल्टर का काम करता है। मतलब? ये पश्चिम से आने वाली धूल भरी हवाओं को रोकता है और शहर के अंदर पैदा हुए पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये ना होती तो दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी की स्थिति आज से कहीं ज्यादा खराब होती। So a lot of the green cover we see when a flight is landing in Delhi, like the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary, वो सब अरावली का हिस्सा है। Precisely, वो अरावली का ही हिस्सा है। और ये सिर्फ हवा ही नहीं, पानी भी देती है। पानी भी? जी, ये एक विशाल वाटर रिचार्ज जोन है। बारिश का पानी इसकी ढलानों से बहकर जमीन में रिसता है, जिससे पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया का ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन होता है। ये तापमान को भी रेगुलेट करती है। मतलब? ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जो हमें साइलेंट सर्विस दे रहा है। एक तरफ तो अरावली इतना कुछ देती है, पानी, साफ हवा, सुरक्षा, ये इतनी मजबूत, इतनी स्टेबल है, तो फिर इसे खतरा किस चीज से है?
Something so ancient and strong. What could possibly threaten it? विडंबना देखिए, जो चीज इसकी ताकत है वही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। मतलब? इसकी चट्टानें, इसकी खनिज संपदा ही इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है। अच्छा। अरावली की चट्टानें तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे कीमती खनिजों से लबालब भरी हैं। राजस्थान की माइनिंग इंडस्ट्री काफी हद तक अरावली पर ही निर्भर है। और इसी वजह से यहाँ दशकों से माइनिंग हो रही है, लीगल और इलीगल दोनों। हाँ, और इसका नतीजा विनाशकारी है। मुझे एक पर्यावरणविद ने बताया था कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में जहां 30-40 साल पहले तक पहाड़ हुआ करते थे, हाँ, अब गूगल मैप्स पर सिर्फ सपाट जमीन या गहरे गड्ढे दिखते हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? जी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि राजस्थान में अरावली की 128 पहाड़ियों में से 31 गायब हो चुकी हैं। लिटरली वैनिश्ड। गायब हो चुकी हैं, मतलब उन्हें खोदकर बेच दिया गया। दिस इज हार्ड टू इवन इमेजिन। यस, उन्हें खोदकर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, संगमरमर, अब बजरी के लिए बेच दिया गया। ओह। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अवैध खनन रुक नहीं रहा है। इसके अलावा बढ़ता शहरीकरण, रियल एस्टेट का दबाव, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और पहाड़ियों को समतल करके फार्म हाउस और कॉलोनियां बनाना, ये सब मिलकर आज अरावली के अस्तित्व के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है। सो बेसिकली हम अपने ही फेफड़ों में छेद कर रहे हैं और उस दीवार को तोड़ रहे हैं जो हमें रेगिस्तान से बचाती है। बिल्कुल। दिस साउंड्स लाइक अ स्लो मोशन डिजास्टर। अगर ये दीवार टूट गई तो होगा क्या? व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो? एक्सपर्ट्स बार बार वार्न कर रहे हैं कि अगर अरावली को ऐसे ही खोखला करते रहे तो नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त वाटर क्राइसिस और डिजर्टिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। वो जो नेचुरल बैरियर है वो टूट रहा है। इसका मतलब है थार का मरुस्थल धीरे धीरे पूर्व की तरफ खिसकने लगेगा। अच्छा। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में धूल भरी आंधियां और बढ़ेंगी, जमीन बंजर होगी और ग्राउंड वाटर लेवल्स तेजी से गिरेंगे। हम उस नेचुरल प्रोटेक्टर को खो देंगे जो हमें करोड़ों सालों से बचा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम वाकई इस एंशिएंट प्राइसलेस हेरिटेज को खो रहे हैं? इज इट टू लेट? देखिए, स्थिति गंभीर है, नो डाउट, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अरावली को बचाना सिर्फ सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही बात है। जब तक स्थानीय समुदाय और आम नागरिक इसके महत्व को नहीं समझेंगे और इसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक इसे बचाना मुश्किल है। तो एक आम इंसान क्या कर सकता है? मतलब हम माइनिंग माफिया से तो नहीं लड़ सकते। नहीं, लेकिन छोटे छोटे कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे? सबसे पहले तो अवेयरनेस, इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना, अपने स्तर पर पेड़ लगाना, खासकर अरावली के नेटिव प्लांट्स को, प्राकृतिक पहाड़ियों के संरक्षण के लिए आवाज उठाना, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या स्थानीय प्रशासन के सामने पेटिशन डालकर। और इलीगल माइनिंग? हाँ, इलीगल माइनिंग या पहाड़ियों को काटने की किसी भी एक्टिविटी को रिपोर्ट करना। और शायद अपनी कंजम्पशन हैबिट्स पर भी ध्यान देना। हम जो घर बना रहे हैं उसमें जो संगमरमर या पत्थर लग रहा है वो आ कहाँ से रहा है? एग्जैक्टली। एक कॉन्शियस कंज्यूमर बनना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स को सपोर्ट करना। हमें ये समझना होगा कि अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये बचेगी तभी आने वाली पीढ़ियां सांस ले पाएंगी। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये एक सर्वाइवल इशू है। तो आज हमने ये समझा कि अरावली सिर्फ पत्थरों का एक साइलेंट ढेर नहीं, बल्कि भारत की एक मूक, स्थिर और सबसे पुरानी संरक्षक है। बिल्कुल। ये न तो हिमालय की तरह बहुत ऊंची है, न ही गंगा की तरह बहुत शोर मचाती है, लेकिन ये चुपचाप आज भी भारत को थामे हुए है, उसे संभाले हुए है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाती है कि जो पुराना है, जो शांत है, वही अक्सर सबसे कीमती और सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसकी स्थिरता में ही इसकी असली ताकत छुपी है। एक ऐसी ताकत जिसे हमें हर कीमत पर बचाना होगा। आज की ये चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है। हम इंसान हमेशा भविष्य की ऊंची इमारतों, तेज रफ्तार और नई टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या असली प्रगति उस प्राचीन नींव को बचाने में नहीं है जो हमेशा से हमारी रक्षा करती आई है? शायद आगे देखने से पहले हमें एक बार पीछे मुड़कर अपनी जड़ों को संभालने की जरूरत है।